Assalamualaikum, this is Sayyid Ahmad Kilani and I welcome you to my channel after a long time. Actually, I was busy somewhere, so I did not have time to make videos and upload them on my channel. Today I'm back with an important update on the part of Peshawar board, where they had uploaded some model papers on the website, but they deleted after a while and then revised those papers and uploaded again. So today we have the model paper of class 9 and 10. तो उसको हम डिस्कस करेंगे. पहले 9 को डिस्कस करते फिर 10 को, लेकिन 9 में इतनी कोई मेजर चेंजेस उन्होंने नहीं की. सिर्फ ये यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स में देखें तो एक ऑब्जेक्टिव उन्होंने यहाँ से ग्रामर का लिया हुआ है, फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इन्होंने टेक्स्ट से लिया है, फिर तीसरा इन्होंने ग्रामर से लिया हुआ है, इसी तरह फिर एक टेक्स्ट है, फिर एक ग्रामर है, फिर एक टेक्स्ट है. तो इसी तरह इन्होंने अब अगर हम इसका हम एनालाइज करें तो 50-50 इन्होंने ऑब्जेक्टिव को है वो डिवाइड किया हुआ है कि 50% यू शुड फोकस ऑन ग्रामर एंड 50% यू शुड फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक. तो ये दोनों यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट है. सिर्फ टेक्स्ट बुक को ही नहीं देखना, जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं, जो ग्रामर है, उसको भी देखना है. फिर इसके बाद सेक्शन सी पे अभी हम देखें तो सारे क्वेश्चंस वो उसी तरह एज इट इज जिस तरह पहले क्वेश्चंस आते थे, कोई मेजर यहाँ पे चेंज नहीं है. सिर्फ यहाँ पे जो मुझे चेंज नजर आया है वो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में है कि you see the question number 11 deals with the passage that you need to read carefully and answer the questions given at the end. यहाँ पे जो पैसेज लिया गया है वो टेक्स्ट से नहीं लिया गया, मतलब वो बुक से नहीं है. यहाँ पे you see Yaya was working in a factory as a daily wager. So this passage is not taken from the book. It is a journal passage. उसके नीचे आपके पास 5 questions हैं और इसका अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि आपके पास एक ही पेज होगा, क्योंकि बिकॉज इट इज द क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी. तो सेक्शन बी में क्वेश्चंस है उनके लिए एक ही पेज होता है. एक पेज पे आपने इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है. उसका तरीका ये है कि जो लिखा हुआ है क्वेश्चन के रीड द पैसेज, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपने आंसर शीट में लिखना नहीं है, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो ये क्वेश्चन भी वहाँ पे लिख रहे होते हैं कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड. तो उसकी वजह से उनका जो स्पेस है, जो कन्वेंशनल मेथड था चले उसमें तो हम लिख सकते थे कि हमारे पास काफी स्पेस होता था, जितने पेजेस हम इस्तेमाल करना चाहते हैं हम कर सकते हैं. बट दिस इज नॉट द केस विद ई मार्किंग शीट. यहाँ पे एक ही क्वेश्चन होगा, सॉरी एक ही पेज होगा आपके लिए एक क्वेश्चन के लिए. तो आप वहां पे क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 11 आपने ऊपर ऑलरेडी टॉप पे लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 11. अब 11 की जगह पे आपने 11 ही करना है. तो यहाँ पे वहां पे ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है. आपने क्या करना है कि स्ट्रेट अवे इन द वेरी फर्स्ट लाइन आपने वहां पे हेडिंग दे देनी है इसकी, क्वेश्चंस की. अगर आप ये भी देते हैं तो भी ठीक है. अगर उससे पहले आप हेडिंग देते हो पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन तो भी सही है. उसके बाद आप हेडिंग दे दें क्वेश्चंस की और वहां पे आप लिख लें क्वेश्चन. अगर आप एक लाइन में, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, एक लाइन में अगर आप ये क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद 2 लाइंस में यानी 2 लाइंस में आप उसका आंसर लिखते हैं और आप एक लाइन उस पर छोड़ देते हैं, तो इस तरह आप 5 क्वेश्चंस वहां पे आराम से अकोमोडेट कर सकते हो. मतलब उस पेज पे 21 लाइंस होती हैं. तो आपने क्या करना है कि जब ये आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें क्वेश्चन नंबर 11, तो टॉप की जो लाइन उस पर आप हेडिंग दे दें पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद आप लाइन छोड़ दें, फिर हेडिंग दे दें क्वेश्चंस, और थर्ड पे आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख दें. क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग नहीं देनी, ये पूरा क्वेश्चन आपने वहां पे लिखना है. और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन एक लाइन में नहीं आता तो आप डॉटेड फॉर्म में लिखिए. मतलब ये है कि स्टार्ट के 2 वर्ड्स लेटर्स लिख लें और लास्ट का जो ये वर्ड है पैसेज, ये यहाँ पे वहां पे जो क्वेश्चन आपको जो आएगा उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ वो आप लिख लें. तो ये जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट लाइन में, क्वेश्चन की हेडिंग के बाद जो फर्स्ट आपके पास लाइन आती है वहां पे आप ये लिख लेंगे. और उसके बाद इसका जो आंसर है वो इसी पैसेज में होगा. आपने 2 लाइंस से ज्यादा वहां पर आपने आंसर इसको नहीं देना, क्योंकि अगर आप 3 लाइंस 4 लाइंस 5 लाइंस का आंसर दोगे तो आप एक पेज पे ये 5 कभी अकोमोडेट नहीं कर सकते. ठीक है. सेकंडली जो इसकी हिंट, जो इसका एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ वो ये है कि इसके सारे आंसर यहाँ पे ऑलरेडी होते हैं. आपने क्या करना है कि सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना. ट्राई योर बेस्ट टू चेंज सम वर्ड्स. इसको आप पैराफ्रेज की तरह करें, जिस तरह हम स्टेंजा को पैराफ्रेज करते हैं, हम अपने वर्ड्स यूज करते हैं. तो यहाँ पे आप का जो क्वेश्चन है अगर उसका आंसर यहाँ पे आपको मिल रहा है इस पैसेज में, तो आपने वो क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना. मतलब इट थ्रोज अ वेरी बैड इंप्रेशन. मार्क्स तो आपको फिर भी मिल जाएंगे लेकिन हो सकता है फुल मार्क्स ना मिले. तो यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है पैसेज, इसको आपने जब इसका आंसर आप इस पैसेज में ढूंढें तो आज जब आपको आंसर मिल जाए तो उस आंसर के वर्ड्स थोड़े बहुत आप चेंज करके आप लिखें वहां पे. ठीक है. मतलब इससे ये होगा कि आपने अपना इनपुट दिया होगा, आपकी अपनी क्रिएटिविटी थोड़ी सी सामने आएगी. और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 12 को जब आप देखते हैं तो ये जो ट्रांसलेशन है पार्ट ए और बी, ये दोनों ट्रांसलेशन ये भी जर्नल आई हुई है, मतलब टेक्स्ट से नहीं आई हुई. तो जो टेक्स्ट ट्रांसलेशन है उन्होंने जो बुक की जो टेक्स्ट ट्रांसलेशन है उसको उन्होंने थोड़ा सा साइड में रखा है और यहाँ पे जो फोकस किया है वो जर्नल ट्रांसलेशन पे किया, ये देखने के लिए कि आप खुद से ट्रांसलेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते. तो यहाँ पर भी ये आप देखें कि पार्ट ए है, ये अ मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स, ये कहीं एक जर्नल ट्रांसलेशन है. ये जिसकी पार्ट बी में भी है ये भी एक जर्नल ट्रांसलेशन है, मतलब बुक से नहीं ली गई. टेक्स्ट ट्रांसलेशन जो आती थी ये वो नहीं है.
तो ये आपने खुद करना, ये इसमें थोड़ा सा चेंज है। और आखिर में लास्ट में जो ये जो ट्रांसलेशन आती है ये तो इसी तरह एज इट इज चलती आ रही है। तो ये क्लास 9 की एक अपडेट है जो कि मॉडल पेपर की उसमें उन्होंने अपलोड किया है अपने वेबसाइट पे। तो इसमें कोई इतनी कंफ्यूजन नहीं है सिवाय इन 2 क्वेश्चंस के जो हमने अभी बात की है। Let's discuss about the model paper of class 10 now. अब ये वो जगह है जहां पर उन्होंने काफी मेजर चेंजेस की हुई हैं। ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे शेयर नहीं किया क्योंकि ऑब्जेक्टिव उसी तरह ही है, वहां पर भी 50-50 रखा गया है। ग्रामर को भी उतना ही फोकस आपने करना है जितना कि टेक्स्ट को करना है। तो ग्रामर को ज्यादा फोकस करें इस बार, क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ही रिलाई ना करें। इसके साथ साथ उसमें एनालॉजीज भी उन्होंने इस बार ऐड की हैं मॉडल पेपर में, तो एनालॉजीज भी आ सकती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स फिर भी आपको एक अच्छा आइडिया हो जाता है, बिकॉज यू विल बी हैविंग 4 ऑप्शंस देयर। तो जब 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें अच्छा एक आइडिया हो जाता है कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही हो सकता है। जो मेजर चेंज है वो यहाँ पे सेक्शन बी में है कि जो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन हुआ करता था वो क्वेश्चन आंसर्स थे कि आपके पास यहाँ पे 6-7 क्वेश्चंस होते थे, उसमें एक आपने चॉइस में छोड़ना होता था, बाकी आपने अटेम्प्ट करने होते थे। वो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने ऑल टुगेदर जो है वो खत्म कर दिए। अब उसकी जगह पे क्या हुआ है कि यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो पैसेज रख दिया है, एक पैसेज कॉम्प्रिहेंशन रख दिया है, और उसके नीचे आपके पास 7 क्वेश्चंस है जिसमें आप एक छोड़ सकते हैं और 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन अब ये बात ये है कि जब इसका जो रूल है या इसका जो तरीका है, नॉर्मली जो पैसेज कॉम्प्रिहेंशन हम जो सॉल्व करते हैं वो ये होता है कि एक लाइन से 2 या 3 लाइनों से ज्यादा उसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका टू द पॉइंट आंसर होता है और इसके अमूमन जो है वो 1 नंबर होता है। 1 मार्क हमेशा इसका दिया जाता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया और ऊपर पैसेज है, पैसेज में उसका आंसर होता है, लेकिन उस आंसर को आपने अपने वर्ड्स में लिखना होता है, कॉपी पेस्ट नहीं करना होता। आइडिया आपने ले लेना होता है, अपने वर्ड्स में लिखना होता है, और उसका 1 नंबर होता है वो आपको मिल जाता है, क्योंकि उसका आंसर भी 1 लाइन का होता है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। क्योंकि जितने क्वेश्चन नीचे दिए गए होंगे वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ऊपर पैसेज में मिलेंगे। तो अगर पैसेज 7 लाइंस का है और क्वेश्चन भी नीचे 7 है तो डेफिनेटली इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 1 से ज्यादा 2 लाइन से ज्यादा आप आंसर लिख ही नहीं सकते। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो शीट होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 1, जो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो पैसेज कॉम्प्रिहेंशन का, उसके लिए पूरा पेज होगा, 21 लाइंस होंगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा, 2-3 लाइन में आंसर हो जाएगा, और बाकी आपके पास जो है ना 18-19 लाइन जो है वो खाली रह जाएंगी। तो अब हम इस तरह तो पेपर नहीं कर सकते। इसका आपने ये करना है कि पहले तो आपने इसमें अच्छे से पैराग्राफ पढ़ लेना है, 2 से 3 दफा पढ़ लेना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उसके 18 मार्क्स हैं और 18 मार्क्स यहाँ पर आपको सॉलिड 18 मिल सकते हैं, 18 आउट ऑफ 18, अगर आप ये 6 क्वेश्चन जो है वो सही लिखते हैं। अब पहले तो आपने ये जो पैसेज उसको 2 से 3 दफा पेपर में आपने पढ़ लेना है, उसके बाद आपने इसमें से देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आप इसमें स्किप करते हो, बिकॉज यू हैव अ चॉइस टू स्किप 1 क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन स्किप करने के बाद जब आप शुरू करेंगे तो आपने आंसर अपने वर्ड्स में ही लिखना है। उसको कोशिश करें कि 2 से 3 लाइंस आप लिखें। एक लाइन अगर आप उससे रेलिवेंट भी लिखते हो जो कि इस पैसेज में नहीं भी है लेकिन आपके क्वेश्चन के साथ मैच कर रही है तो वो आप लिखें। उसके अलावा अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे व्हाई डू द बर्ड्स माइग्रेट, अब उसके अलावा जो है नीचे फिर भी आपके पास स्पेस बच जाता है। तो आप अगर ये क्वेश्चन बर्ड्स के बारे में तो नीचे आप एक अच्छी सी छोटी सी डायग्राम किसी बर्ड की बना सकते हो, ठीक है। तो उससे ये होगा कि वो पूरा पेज जो है वो फिल हो जाएगा। अब बोर्ड वालों ने अगर आपको पूरा एक पेज दिया हुआ 21 लाइंस का और आप 2 से 3-4 लाइनों में अपना काम ऊपर जो है क्वेश्चन आंसर लिख के छोड़ देते हो और नीचे सारी आपके पास 18 लाइन जो है वो खाली रह जाती है, तो इट विल थ्रो अ वेरी बैड इंप्रेशन। प्रेजेंटेशन वाइज भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिल सकते। तो हमने उस पेज को फुल करना है और उसको हमने जब फुल करोगे या आप उसको अपने हिसाब से लिखोगे तो उसमें आपने हेडिंग्स भी दे देनी है, उसमें आपने डायग्राम भी बना लेनी है। अगर आप उसमें हेडिंग देते हो सबसे टॉप पे क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद आप क्वेश्चन लिखते हो, फिर आप आंसर की हेडिंग देते हो, फिर आप आंसर लिखते हो, उसके नीचे आप एक डायग्राम बना लेते हो, तो इस तरह आप एक जो पेज है उसको आप फिल कर सकोगे। जब आप एक पूरा पेज फिल कर लोगे तो उसका जो इंप्रेशन है चेकर पे वो काफी अच्छा पड़ेगा और वो आपको वहां पर फुल मार्क्स जो है वो दे सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी मेजर चेंज है जो आपके पहले क्वेश्चन में नजर आती है। इसकी एक ट्रिक ये है कि, और हिंट भी है कि कभी भी आंसर जो है जो आपको पैसेज में मिलता है उसको आप कभी भी कॉपी पेस्ट मत करो। वहां से आप एक आइडिया ले लें, आपको एक आइडिया मिल जाएगा और वो आइडिया लेने के बाद ट्राई योर लेवल बेस्ट टू यूज योर ओन वर्ड्स। जब आप अपने वर्ड्स में लिखोगे तो उसका चेकर को भी पता चलता है कि ये आपने खुद से लिखा हुआ है। सिर्फ कॉपी कर लेना ऊपर की लाइन और नीचे बिल्कुल उसको पेस्ट कर लेना, ये भी जो है ना एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जो है वो थ्रो नहीं करता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। यहाँ पे आपके पास चॉइस हुआ करती थी कि आपके पास 2 स्टैंजा होते थे और आपसे पूछा जाता था कि इसमें आप एक स्टैंजा जो है वो आप छोड़ सकते हैं और एक स्टैंजा आप कर सकते हैं। यहाँ पे अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइंस, आपके पास यही वाला पैराफ्रेज स्टैंजा है एंड यू आर सपोज्ड टू पैराफ्रेज द गिवन स्टैंजा। यहाँ पर आपके पास चॉइस खत्म हो गई है।
और पैराफ्रेज बहुत ही आसान है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि पैराफ्रेज को कभी भी रटा लगाने की जरूरत नहीं है, पैराफ्रेज को कभी इवन याद करने की भी जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि स्टेंजा को आपने अपने वर्ड्स में लिखना होता है। यू आर सपोज टू राइट डाउन द सेम थिंग इन योर ओन वर्ड्स, दैट इज योर पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग होता है कि किसी के वर्ड्स को, किसी की बात को रीराइट करना या उसको रीफ्रेज करना, उसको दोबारा से अपने अल्फाज में लिखना। जैसे कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं नरेशन में, एक डायरेक्ट स्पीच होती है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच पे कन्वर्ट करते हैं, उसमें हम सिर्फ क्या करते हैं कि हम उसमें सिर्फ अपने वर्ड्स यूज करते हैं, हम उसका आइडिया चेंज नहीं करते, हम उसमें कोई एडिशन नहीं करते, हम उसमें कुछ डिलीट नहीं करते, हम सिर्फ उसको अपने वर्ड्स में चेंज करते हैं। इसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं। तो जो स्टैंजा यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको आप पढ़ें, क्योंकि आपने पोम पढ़ी होगी, आपने क्लास में ये लेसन पढ़ा होगा, या आपको पोम पढ़ाई गई होगी, पोइट्री पढ़ाई गई होगी, आपको आइडिया होगा कि इसमें क्या बात हो रही है। तो ये जो स्टैंजा आपको दिया गया है, इस स्टैंजा को आपने सिर्फ और सिर्फ अपने वर्ड्स में लिखना होता है। एक जो बड़ी मिस्टेक यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि जब ये स्टैंजा की पैराफ्रेजिंग लिखना शुरू करते हैं तो वो लिखते हैं कि इन दीज लाइंस द पोएट सेज दैट। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये एक ब्लंडर है। ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जिसमें आप यहाँ से शुरू करेंगे कि इन दीज लाइंस द पोएट सेज दैट, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ पैराफ्रेज इसको कहते हैं कि जो आपको गिवन स्टैंजा है उसी को आपने रीफ्रेज करना है, पैराफ्रेज करना है, उसको आपने दोबारा से सिर्फ लिखना है। तो आप उसमें ये नहीं कहोगे कि इस शेर में शायर कहता है, जैसे हम उर्दू में लिखते हैं कि इस शेर में शायर कहता है, वो तो हम उसकी तशरीह कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप उसकी तशरीह नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप उसको सिर्फ अपने वर्ड्स में दोबारा से लिख रहे हो। तो जब आप लिख रहे हो तो अगर वहां पे जो कुछ भी लिखा हुआ है सिर्फ आप उसको वर्ड्स चेंज करके नीचे उतारें, ये आपकी पैराफ्रेजिंग जो है वो आपकी हो जाएगी। ठीक है। अब पैराफ्रेजिंग करने का जो तरीका है उसके लिए भी आपके पूरा 21 लाइंस होंगे। इसमें आप ये ऐसा क्या करो कि स्टैंजा ये लिखने की वहां पे जरूरत नहीं है, ऊपर आप सिर्फ हेडिंग दे दें स्टैंजा की, उसके नीचे आप हेडिंग दे सकते हो इंट्रोडक्शन की। इसमें आप पोएट का नाम लिखें, पोम का नाम लिखें, थीम लिखें, टोन लिखें, 4-5 हेडिंग्स दे दें। उसके बाद आप पैराफ्रेजिंग की हेडिंग दें और नीचे आप पैराफ्रेजिंग लिख लें, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखें यहाँ पर 1 2 3 4 लाइंस है। अब इस 4 लाइंस की जब आप पैराफ्रेजिंग करोगे तो वो 4 लाइन से ज्यादा आएगी नहीं, क्योंकि इसी को आप जो है इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ लिखेंगे। लेकिन हमारे पास तो 21 पेजेस हैं, हमने तो पेज फिल करना है, तो उसमें फिर आप ये एक्स्ट्रा डिटेल जो है वो लिख सकते हो। ठीक है। फिर क्वेश्चन 9 को आप देखें, यहाँ पर आपके पास ये स्टैंजा दिया गया है। खैर ये तो पोइट्री से लिया गया है, ड्रीम से। और नीचे यहाँ पे उसके पास जो है वो 4 क्वेश्चंस हैं। इस पूरे क्वेश्चन के लिए आपके पास एक लाइन, एक पेज होगा, और उस एक पेज के ऊपर आपने उसी तरह करना है कि ये क्वेश्चन एक लाइन में, उसका आंसर 2 लाइन में, फिर ये क्वेश्चन एक लाइन में, फिर आंसर 2 लाइनों में, बीच में आप एक एक लाइन छोड़ते जाओ, तो ये आपका पेज जो है फिल होगा। फिर यहाँ पे एक जो न्यू एडिशन है, यहाँ पे आप देखें चेंज द नरेशन, ये कभी भी सब्जेक्टिव पार्ट में नहीं होता था, कभी भी सेक्शन बी में नहीं होता था। इस बार इन्होंने यहाँ पे सिर्फ ये 2 नंबर का सवाल ऐड किया है, और यहाँ पर भी आपके लिए पूरा पेज होगा, और इस पूरे पेज पे आपने सिर्फ ये 2 ही जो सेंटेंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं नरेशन के, वो आपने वहां पे करने हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप ऊपर हेडिंग दे दो नरेशन की, एक लाइन छोड़ दें, ये लिख लें पहले वाला, दे एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। इसको आपने जो है डायरेक्ट में चेंज करना है, एक लाइन छोड़ के डायरेक्ट में चेंज करें, इसको आप ब्लॉक कर लें, फिर एक लाइन छोड़ें, फिर इसको लिखें, फिर एक लाइन छोड़ें, फिर इसका इनडायरेक्ट लिखें, तो कम से कम आप हाफ पेज तक आ जाओगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये भी इसमें एक न्यू इन्होंने एडिशन किया है, ये भी नहीं होता था पहले। यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड है, ये आपके पास 3 हैं, और इसके लिए भी आपके पास पूरा पेज होगा। ठीक है। तो ये भी आपने उसे एक पूरे पेज पे आप इस तरह कर सकते हो, ये आप लिखें, इसका आंसर जब आप लिखते हो इसको जब इंट्रोगेटिव में आप चेंज करोगे, यू कैन डू दिस लिखा हुआ है, आप इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करोगे कैन यू डू दिस क्वेश्चन मार्क, तो इसमें आप एक लाइन छोड़ दें, फिर उसके बाद ये लिखें, इसका आंसर लिखें, एक लाइन छोड़ दें, फिर ये लिखें, इसका आंसर लिखें, एक लाइन छोड़ दें। तो इससे ये होगा कि यू विल बी कवरिंग मोर देन हाफ पेज। तो वो एक अच्छा इंप्रेशन थ्रो करेगा, बजाय इसके कि आप स्टार्ट की ही 4-5 लाइनों में सब कुछ लिख के खत्म कर दें और नीचे पूरा पेज आपका खाली रहे, एम्प्टी रहे। ठीक है। फिर सेक्शन सी में आप आए तो यहाँ पर जो ट्रांसलेशन आपको दी गई है, ये उसी तरह क्लास 9 के साथ ही इन्होंने मैच किया कि ये भी इन्होंने जो है वो टेक्स्ट से नहीं दी। जो ट्रांसलेशन है ए पार्ट और बी पार्ट, ये दोनों ट्रांसलेशन जो है वो जर्नल ट्रांसलेशन है, बाहर से आई है। ये आपको चेक मतलब करने के लिए कि आप खुद से ट्रांसलेट कर सकते हो नहीं कर सकते हो। इसमें कुछ वर्ड्स यहाँ पे तो मुश्किल दिए गए हैं, लेकिन ये है कि उस वक्त तो आपने जैसे तैसे करके इसी को आपने ट्रांसलेट करना है, क्योंकि यू विल नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ चॉइस हियर। तो इसका भी तरीका ये है कि यहाँ पर अब आपके पास सेक्शन सी है, तो इस बार आंसर शीट में सेक्शन सी में 4 साइड्स नहीं होंगे बल्कि 3 साइड्स होंगे। वहां पर भी उन्होंने एक साइड कम कर दी। जो आंसर शीट है जिसमें आप आंसर लिखते हो, वो उसमें लास्ट टाइम उससे प्रीवियस टाइम जो है वो 4 साइड्स होते थे सेक्शन सी के लिए, अब वहां पर भी 3 साइड्स हो जाएंगे। 4th जो साइड उन्होंने वहां पे खत्म कर दिया। तो उसमें ये करना है कि आप एक साइड पे ये कर सकते हैं पार्ट ए वाला जो ट्रांसलेशन है, और दूसरे जो 2 पेजेस रह जाते हैं उसमें आप ये पार्ट बी आप कर सकते हो।
फिर क्वेश्चन नंबर 13 में आप आ जाएं, यहाँ पे 250 वर्ड्स हैं, आपने ऐसे लिखना है। और ऐसे भी आप दोनों के जो है टाइटल देख सकते हो कि ऐसे टाइटल्स हैं जो कभी हम नॉर्मल रूटीन में हमने नहीं देखे, कभी कभी क्वेश्चन पेपर पे इस तरह के टाइटल्स नहीं आए ऐसे के, या इस पे आप ऐसे लिखिए। तो ये प्योरली एक एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन पेपर बनाया गया कि इसमें आप सिर्फ अपना ही माइंड इस्तेमाल करें, इसमें कोई चीटिंग नहीं हो सकती, इसमें किसी किस्म का रटा नहीं लगाया जा सकता। तो एक तरह से ये बहुत अच्छी चीज भी है। अब यहाँ पे देखिए ऐसे है माई आफ्टर स्कूल रूटीन, कि आपकी स्कूल के बाद क्या रूटीन है, सारा दिन आप क्या करते हो, उस पर आपने पूरा ऐसे लिखना है। या फिर आप लिख सकते हो माई अंकल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आपकी जो अंकल है उनकी क्या खसूसियात है उनके बारे में आप लिख सकते हैं। तो इसको आप अगर आप माई फेवरेट पर्सनैलिटी के उसमें भी लाते हो तो ला सकते हो। अब यहाँ पे दो आपके पास टॉपिक्स हैं, उन दोनों में से आपने एक पे लिखना है। अब यहाँ पर आप देखें 250 वर्ड्स पे आपने लिखना है और आपके पास 3 पेजेस हैं। इसके अंदर आपने 3 पेजेस में आपने ये ऐसे जो है वो कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है डायलॉग, सॉरी यहाँ पे डायलॉग का दिया हुआ है लेकिन डायलॉग के साथ यहाँ ट्रांसलेशन दी है। तो इसमें अगर हम देखें डायलॉग और ट्रांसलेशन में अगर एक क्वेश्चन करना है तो इसमें फॉर द सेफ साइड, जिनकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी है, जिनकी उनको पता है कि उनकी जो इंग्लिश है वो इस तरह है कि उसमें जो मिस्टेक्स हैं वो कम से कम होंगी, क्योंकि जब आप डायलॉग लिखते हैं ना तो डायलॉग जो है वो दो लोगों के बीच में होता है, कॉन्वर्सेशन होती है। तो कॉन्वर्सेशन जब दो लोगों के बीच में होती है तो वो एक उसमें एक बंदा एक बात करता है, दूसरा बंदा दूसरी बात करता है, तो हर लाइन में आपने कैरेक्टर चेंज करके बात चेंज करनी होती है। तो उसमें टेंसेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, उसमें स्पेलिंग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, उसमें सेंटेंसेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, पंक्चुएशन का बहुत ख्याल रखना होता है। तो डायलॉग जो है वो एज कम्पेयर टू ट्रांसलेशन डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप डायलॉग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप डायलॉग करें जो आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर तो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत मसला हो सकता है डायलॉग में, तो फिर आप इस ट्रांसलेशन की तरफ आ जाएं, जो आपके पास यहाँ पे 6 सेंटेंसेस दिए गए और 6 के 6 आपने जो है ट्रांसलेट करने हैं। यहाँ पर भी पहले यहाँ पे 2 चॉइस होती थी, वो भी खत्म कर दी इन्होंने, अब चॉइस नहीं है। तो 6 क्वेश्चंस सॉरी 6 सेंटेंसेस हैं, 6 मार्क्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक ट्रांसलेशन आपने सही की तो आपको फुल मार्क मिलेंगे, मतलब एक फुल मार्क आपको मिल जाएगा। मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ, आई प्ले विद माई फ्रेंड, तो अब ये आपने लिख लिया, आपको यहाँ पे 1 नंबर मिल गया। बच्चे स्कूल जाते हैं, किड्स गो टू स्कूल, ये आपने लिख लिया, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मेरे वालिदैन मुझसे प्यार करते हैं, माई पेरेंट्स लव मी, ये आपने लिख लिया, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इस तरह के 6 के 6 आप लिख लेते हो तो 6 आउट ऑफ 6 आप मार्क्स ले सकते हो। तो अगर दोनों का हम कंपेयर करते हैं डायलॉग और ट्रांसलेशन को, तो फॉर द सेफ साइड हम ट्रांसलेशन के साथ हमें जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एज कम्पेयर टू डायलॉग ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप 6 में से 4 भी बिल्कुल ठीक करते हो, 2 गलत होते हैं, तो आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं। बल्कि जबकि डायलॉग जब आप लिखते हो तो उसमें आप हर लाइन में कोई ना कोई मिस्टेक आपकी हो सकती है, टेंस में हो सकती है, स्पेलिंग में हो सकती है, ग्रामर में हो सकती है। तो इससे अच्छा है कि प्रेफरेंस आप ट्रांसलेशन को दें। ठीक है, तो ये आपका सारा क्वेश्चन पेपर है जो इन्होंने मॉडल पेपर बना के जो है अपलोड किया है। कमिंग एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपको देखने का मिलेगा, क्योंकि जब इन्होंने अपलोड किया मॉडल पेपर तो डेफिनेटली ये इसी पे ही काम कर रहे हैं। तो 10 क्लास में स्पेशली मेजर चेंजेस आपको जो मैंने बताई हैं, इस पे आप थोड़ा सा वर्कआउट करें और रट्टा छोड़ दें, क्रैमिंग से बाहर आ जाओ, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना शुरू करें, अपने माइंड से कुछ लिखना शुरू करें, क्रिएटिव राइटिंग की तरफ आएं, क्योंकि आप सारा जो पेपर आपका आएगा एक तो एसएलओ बेस्ड है और सारा क्रिएटिव पेपर है। तो आई होप यू हैव गॉट ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड वन बाय वन इन दिस वीडियो। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल बी आंसरिंग यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।